नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 27 सितंबर 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारा न्यूज़। पहला न्यूज़, बायजूस न्यू इंडिया सीईओ टू कट मोर देन 4500 सीईओ जॉब्स। अब देखिए, अर्जुन मोहन जो कि बायजू को रिप्लेस करके सीईओ बने बायजूस के, तो उनका ये कहना है कि 4500 न्यू ये जो जॉब्स है उसे कट कर देंगे। अब देखिए, बायजू का मेन प्रॉब्लम ये है कि इनके पास डेट बहुत ज़्यादा है, हैवी डेट रिडन कंपनी है। एक्चुअली इनका भी एक प्लान था कि ये लोग आईपीओ लेके आएंगे एंड आईपीओ से डेट का रीपेमेंट कर देंगे। कल मैंने आपको बताया था कि कई सारे कंपनीज जो है वो डेट रेस कर रही है थ्रू आईपीओ, नए कंपनीज, और उसमें से ज़्यादातर कंपनीज किस में यूटिलाइज कर रही है उस आईपीओ के फंड को, फॉर द कैपिटल एक्सपेंशन। एंड रिमेनिंग कंपनीज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू पे ऑफ देयर डेट। तो बायजूस वाज आल्सो वन ऑफ देम कि भाई जो कि डेट का रीपेमेंट करना चाहते थे, बट वो हो नहीं पाया। ऑब्वियसली बायजू आईपीओ लेके आ नहीं पाई, उसके पहले ये डिफ़ॉल्ट वगैरह हो गया। और अब तो खैर बायजू का आईपीओ आएगा भी तो आई एम श्योर वो सब्सक्रिप्शन लेवल तो नहीं मीट अप कर पाएगा। तो अब आपको मैंने कल और एक न्यूज़ बताया था उसमें कि भाई यही सब कंपनीज जो इतने बड़े बड़े कंपनीज यूनिकॉर्न बन चुके हैं एक डेट पे, और फिर उसके बाद वापस से इतना गिरना क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इनको अच्छे से मैनेज नहीं किया जाता। सो फॉर दिस बिग कंपनीज व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक लेजिस्लेशंस सो दैट दीज कंपनीज हु आर अनलिस्टेड स्टिल दे विल हैव टू डिस्क्लोज देयर फाइनेंशियल्स पब्लिकली। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ ये जो कल का न्यूज़ है वो आज के न्यूज़ के साथ कैसे रिलेट कर रहा है। बायजू आज के डेट में एकदम सामने सामने एक एग्जांपल है। कल भी मैंने आपको बायजू का एग्जांपल दिया था, बट अब आपको एक केस एकदम रियल बता रहा हूँ। तो आई होप ये न्यूज़ मैंने आपको इसीलिए कवर किया होगा, आई होप रिलेट कर पा रहे होंगे आप। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, एंजल टैक्स 5 वैल्यूएशन मेथड्स एडेड फॉर फेयर प्राइस। देखिए ये न्यूज़ क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट का एक इनकम टैक्स का सेक्शन है, ठीक है, आईटी एक्ट। उसमें ये चीज़ बोलते हैं कि भाई प्राइवेट कंपनीज का अगर आप शेयर बाय करते हो ना, तो आपको उसका फेयर वैल्यू देना पड़ेगा। और अगर आप फेयर वैल्यू से कम या ज़्यादा में ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको क्या लग जाएगा? कैपिटल गेन्स टैक्स। चलिए मैं आपको न्यूज़ का डिटेल में लेकर चलता हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आप ज़्यादा पे करते हो कोई भी कंपनी को अक्वायर करने के लिए उसके फेयर वैल्यू से ज़्यादा, तो आपको क्या लगेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स। मतलब कंपनी को कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। और वो कैपिटल गेन्स टैक्स कौन से सेक्शन के है? अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 सब सेक्शन बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो आपको सेक्शन तो याद नहीं करना, बट ये याद करना है कि हाँ भाई ये एक ऐसा सेक्शन होता है इनकम टैक्स में जिसमें अगर आप फेयर वैल्यू से ऊपर पे करते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ने पिछले साल क्या किया, इनफैक्ट पिछले साल तो नहीं, इसी साल गवर्नमेंट ने ये चीज़ किया कि भाई जो आप फेयर वैल्यू के ऊपर जो पेमेंट करते हो वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को पे करना पड़ता था। मतलब अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को नहीं, अभी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, पे तो कंपनी को ही करना पड़ता है, बट वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज़ वैलिड था। यानी कि अगर मैं और आप अगर इन्वेस्ट करें कोई भी कंपनी में जो कि प्राइवेट कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, लिस्टेड कंपनी तो आप कितना में भी खरीद लो। आप बेवकूफ़ हो कि भाई आप कोई लिस्टेड कंपनी आप प्राइस ज़्यादा में खरीदोगे एक्सचेंज से ज़्यादा, वो भी एक बेवकूफ़ी है ना, वो तो जनरली लोग करते नहीं है। बट अनलिस्टेड कंपनी का क्या है, अगर आप ज़्यादा प्राइस दे के खरीद रहे हो तो आपको कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है। वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए था। इस बार सरकार ने अमेंडमेंट किया, बोला कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अगर फेयर वैल्यू से ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो उनको कंपनी को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स। अब ये काफ़ी शॉकिंग था इस सारे मार्केट के लिए। क्यों? बोला भाई हम ये फेयर वैल्यू डिटरमाइन कैसे करें, और आपका जो फेयर वैल्यू का डिटर्मिनेशन इज़ नॉट दैट एप्ट, इट इज़ नॉट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, मैं अमेंडमेंट ये लेके आऊँगा कि भाई आप जो है अब 5 मेथोडोलॉजीज से इसका वैल्यूएशन कर सकते हो। कौन से? प्राइवेट कंपनीज का। कौन कौन सा है वो 5 मेथड? पहला मेथड ये कंपेरेबल कंपनी मल्टीपल मेथड, यानी कि अगर एक कंपनी सपोज मान लो अनअकैडमी आज के डेट में लिस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर कोई यूनिकॉर्न बनता है एडटेक में, तो
ये जो अनअकैडमी है उसका जो लिस्टिंग मतलब जो मल्टीपल चल रहा है, लिस्टिंग मल्टीपल चल रहा है, से सपोज वो कंपनी जो है 10 टाइम्स पी में ट्रेड कर रहा है या 15 टाइम्स एबिटा में ट्रेड कर रहा है। आप देखिए एबिटा वगैरह क्या होता है, पी वगैरह क्या होता है, ये चीज़ तो मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। मैं आपको मेथडोलॉजी बताने बैठा हूँ, वो बताऊँगा तो फिर वो एक अलग ही पार्ट चालू हो जाएगा। तो कमिंग बैक टू द न्यूज़ कि अगर आप 10 टाइम्स पी यानी कि प्राइस अर्निंग्स रेशियो में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो जो एडटेक कंपनी जो है जिसमें निवेश किया जा रहा है उसका भी पी मैक्सिमम, मतलब आपको जो वैल्यूएशन होना चाहिए मैक्सिमम 10 टाइम्स पी होना चाहिए। देखिए उसमें कुछ एक्सेप्शन है, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। तो ये हो गया कंपेरेबल कंपनी मल्टीपल मेथड। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी वेटेड एक्सपेक्टेड मेथड, यानी कि आप हर एक सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी वो करोगे कि भाई हो सकता है ये कंपनी को अगले साल जो है 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, और फिर हो सकता है उसके अगले साल 20,000 करोड़ का, उसके अगले साल 30,000 करोड़ का। तो मैंने ऐसे ऐसे सेल्स वैल्यू किया है, बट अगले साल 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है 50%, नेक्स्ट ईयर कितना 60%। तो 50% 10,000 यानी कि मैं अगले साल का सेल्स मानूंगा कितना 5,000 के आसपास, क्योंकि 50% ये भी तो है ना कि कंपनी को सेल्स नहीं मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी इंटू वैल्यू, जैसे हम नॉर्मल वैल्यूएशन मतलब करते हैं ना, मतलब ऐसे कि भाई 50% चांसेस है कि 10 रुपीज़ मिलेगा और 30% चांसेस है कि आप कुछ भी नहीं जीतोगे, मतलब 50% चांसेस है कि आप कुछ भी नहीं करोगे। तो ऑल इन ऑल आपका कितना है, आपका 5 रुपीज़ का नेट बेट होता है, वो समझ रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा ही होगा। फिर उसके बाद वेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न मेथड, यानी कि प्रोबेबिलिटी वेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न मेथड ये हो गया। ऑप्शन प्राइसिंग मेथड, ऑप्शन प्राइसिंग मेथड देखिए ऑप्शन क्या होता है कि किसी भी डेट में, फ्यूचर डेट में आप ये चीज़ कर सकते हो या ये चीज़ नहीं कर सकते हो। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसका, जैसे कि गोल्ड माइनिंग कंपनी है। गोल्ड माइनिंग कंपनी ना ये ऑप्शन मेथडोलॉजी बहुत यूज़ करती है, यानी कि आज के रेट में अगर मैं एक कंपनी खरीद रहा हूँ तो ये कंपनी के पास ऑप्शन है। मान लीजिए जैसे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट से जब माइनिंग का जब कॉन्ट्रैक्ट लेगा तो कंपनी ये चीज़ बोलेगा कि मैं माइनिंग तभी करूँगा मार्केट में जब ये गोल्ड का प्राइस 60,000 के ऊपर होगा। देखिए अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर नहीं होगा 60,000, तो मैंने एग्जांपल बोला, अगर पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर नहीं होगा तो आपको माइनिंग तो लिक्विडेटिव होगा नहीं ना। मान लो आप गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने में 50,000 रुपीज़ लगा दे रहे हो, तो फिर आप क्या तो ट्रेडर को दोगे, क्या तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करके रिफाइन करोगे, और फिर क्या तो ट्रेडर को बेचोगे। ट्रेडर क्या कमाएगा, तो रिटेल इन्वेस्टर उसको तो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, तो 60,000 में तो आपको बेचना ही है। तो आप उसमें माइनिंग स्टॉप कर दोगे। आप क्या करोगे, आप जब तक गोल्ड का प्राइस बढ़ता नहीं आप माइनिंग स्टॉप कर दोगे। सो यू हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट माइनिंग द गोल्ड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन प्राइसिंग मेथड। फिर उसके बाद आ गया माइलस्टोन एनालिसिस मेथड, यानी कि हर कंपनी का एक एक माइलस्टोन रहेगा कि भाई आज चलो ठीक है, ये कंपनी ने कितना 10,000 करोड़ का रेवेन्यू किया, फिर उसके बाद 15,000 करोड़ का रेवेन्यू किया, 20,000। तो इस कंपनी का जो इतना जो सेल्स कर रहे हैं, एक एक माइलस्टोन अचीव करते जा रहे हैं। तो अब 10,000 करोड़ में इस सेक्टर में हर कंपनी का वैल्यू इतना हो जाता है, तो उस हिसाब से वैल्यू करिए। लास्ट मेथड आपका यह है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, यानी कि कंपनी की जो टोटल एसेट्स है उसको आज अगर हम बेचना चाहे, यानी कि उसको अगर हम मार्केट से खरीदना चाहे या मार्केट में बेचना चाहे, आप ये चीज़ बोलते हो बेचना नहीं चाहे, मार्केट में खरीदना जाए तो कितना मिलेगा। ये कब यूज़ होता है जनरली, जब कोई फाइनेंस की कोई कंपनी होती है जो कि अपने बुक्स को वैल्यू कितना में करती है, वो उनके जो एसेट्स रहते हैं वो ज़्यादातर किस में वैल्यूड रहते हैं, वो मार्केट वैल्यू पे वैल्यूड रहते हैं। तो आज के रेट में अगर मैं मार्केट में ये सेम एसेट खरीदने जाऊं तो वो कितना पड़ेगा, तो उस टोटल एसेट्स आप निकाल लोगे, उससे माइनस टोटल लाइबिलिटीज कर लोगे, आपका बिजनेस का वैल्यू आ गया। दोस्तों ये 5 मेथडोलॉजी, मैं 1 सेकेंड पॉज करूंगा और आपको एक चीज़ बताऊंगा कि दोस्तों ये जो न्यूज़ है ना, एनालिसिस आप देख रहे होंगे पिछले 9 मिनट से एक न्यूज़ कवर हुआ है। मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, अगर कोई भी इकोनॉमिक टाइम्स कवर करते हैं अपने चैनल में, और अगर वो इतना डिटेल में अगर कोई इस न्यूज़ को कवर किया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में खाली उस चैनल का लिंक बताओ, मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स मतलब पढ़ाना छोड़ दूंगा। देखिए मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को पोस्ट नहीं करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये करिए, बट मुझे काफ़ी दुख हो लगता है देख के कोई चैनल्स कि भाई 12 मिनट 11 मिनट 10 मिनट में अपने इकोनॉमिक टाइम्स ख़त्म कर देते। ठीक है, ख़त्म मैं भी करता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरा ये रहता है कि अगर मैं कुछ न्यूज़ को पकड़ूं उसे मैं डिटेल में करूं, चाहे वो उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम भी लगे। तो इस बात पे एटलीस्ट कमेंट या सब्सक्राइब तो बनता ही है, और आप और लोगों से भी शेयर करिए। जस्ट दैट दोस्तों, नॉलेज तो पास करने के लिए बहुत जन आ जाते हैं, बट असली नॉलेज पास होना चाहिए, ट्रू वैल्यू का नॉलेज पास होना चाहिए। ऊपर से कोई चीज़ मत पढ़ो, क्लैरिटी रखो हर चीज़ का। चलिए इसमें और एक चीज़
जो मैंने आपको एक्सेप्शन का बताया था, एक्सेप्शन को बोलते हैं सेफ हार्बर। इसमें ये चीज़ बोल रहे हैं कि 10% अगर आपका वैल्यू ऊपर नीचे हुआ, ठीक है, आपके वैल्यूएशन से, तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। यानी कि अगर एक कंपनी के 1000 करोड़ के आसपास आ रहा है, आपने उसको 950 में किया तो कोई बात नहीं, बट यहाँ अगर आप उसको 899 करोड़ में भी अगर आप कर रहे हो तो आपको भाई टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट दोस्तों इस न्यूज़ के लिए। अब हम चलते अगले न्यूज़ पे। रेट्रो टैक्स जीएसटी डिमांड, ई गेमिंग कंपनीज प्लान टू मूव कोर्ट, ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स फेसिंग क्यूमुलेटिव जीएसटी डिमांड्स ऑफ ओवर 55,000 करोड़ एंड हैव सॉट और प्लानिंग टू सीक रेड्रेसल फ्रॉम कोर्ट्स। चलिए इसका न्यूज़ का डिटेल पढ़ते हैं थोड़ा। ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज प्लानिंग टू मूव कोर्ट अगेंस्ट जीएसटी डिमांड। देखिए हुआ क्या, कल भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था, परसों बताया था आई थिंक, परसों की न्यूज़ में, बट अभी भी मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। ये न्यूज़ में हुआ क्या था कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को जीएसटी नोटिस दिया गया। पहले तो आप ये समझिए कि जीएसटी नोटिस दिया क्यों गया। दो रीज़न से। एक तो ये कि भाई जो आपका कंपनी है वो 18% पे जीएसटी पे करेगा कि 28 पे, तो दो चीज़ होते हैं इसमें, गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस। अब गेम ऑफ स्किल का टैक्स कितना था, 18%, गेम ऑफ चांस का टैक्स कितना था, 28%। ऑब्वियसली गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस आपको नाम से समझ रखो, जिस गेम में अगर आपका पर्टिकुलर स्किल इन्वॉल्व है तो आप ठीक है आप उसको गेम ऑफ स्किल बोलोगे, जिस गेम में अगर आपको प्योर लक इन्वॉल्व है तो आप उसको गेम ऑफ चांस बोलोगे। तो ये चीज़ हो गया। एक तो पहला पे कंपनी बोल रही है कि नहीं हमारा गेम ऑफ स्किल है, टैक्स अथॉरिटी बोल रही गेम ऑफ चांस है। गेम ऑफ स्किल के उन्होंने पहले क्या किया, गेम ऑफ स्किल के हिसाब से 18% टैक्स पे कर दिया और गवर्नमेंट बोली कि 28%। लेकिन गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में अमेंडमेंट लेके आ गया अक्टूबर से, जो कि वैलिड हो जाएगा, जिसमें 28% टैक्स इररेस्पेक्टिव ऑफ गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस, वो चीज़ है। बट द क्वेश्चन इज जुलाई 17 से लेके जो आपका सितंबर 2023 है वो उस पर क्या टैक्स पे करना पड़ेगा, 18 कि 28, ठीक है। तो वो तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट नहीं कर सकते ना टैक्स का अमेंडमेंट, याद है ना वोडाफोन केस लॉ। सेकंड चीज़ आपका ये चीज़ है कि आपका किस पे होगा, या तो सर्विस वैल्यू पे होगा या बेट वैल्यू पे होगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी बोल रही है कि बेट वैल्यू पे होगा, और ये कंपनीज बोल रही है कि भाई बेट वैल्यू पे कैसे होगा, ये तो सर्विस वैल्यू पे होना चाहिए। बेट वैल्यू मतलब जितना का हम टोटल बेट लगा रहे हैं। सपोज मान लो मैं 100 रुपये बेट लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इनकम टैक्स बोल रही है कि 100 रुपये पे पूरा जीएसटी चार्ज कर दो। लेकिन कंपनी बोल रही है जितना का हम सर्विस प्रोवाइड करें उतना पे आप लगाओ ना। अगेन अक्टूबर से जो अमेंडमेंट आ रहा है वो बेट वैल्यू पे रहेगा, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, क्या जुलाई 2017 से लेके सितंबर 2023 का जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस पर भी आप क्या गेम बेट वैल्यू पे लगाओगे कि सर्विस वैल्यू पे लगाओगे। तो यही दो रीजंस के कारण अभी डिस्प्यूट चल रहा है। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बोला भैया ऐसा नहीं है कि हम ये अक्टूबर 2023 में अमेंडमेंट लेके आ रहे हो तो हम उसको, ये तो सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है, और अक्टूबर 2023 में तो आप मान के चलिए कि ये वैलिड हो ही जाएगा। और अभी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी ये बोल रही है कि भाई हम लोगों ने क्लैरिफिकेशन लेके आया लॉ में, इट इज़ नॉट एन अमेंडमेंट, ठीक है। ये तो लॉ सिंस इंसेप्शन ही ऐसी था। तो अब इस चीज़ का डिस्प्यूट चलेगा कोर्ट में, ठीक है। इसी कारण ये जीएसटी का डिमांड बहुत जगह ई गेमिंग कंपनीज को आ रहा होगा। आपने देखा होगा डेल्टा कॉर्प का जो शेयर है वो काफ़ी क्रैश डाउन हो गया, उनको उनके मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा का नोटिस सर्व कर दिया गया है। हालांकि डिमांड नोटिस उसे नहीं बोलेंगे, शो कॉस्ट नोटिस नहीं बोलेंगे उसे, शो कॉस्ट नोटिस अब सर्व करेंगे जब ये नोटिस के बाद। नेक्स्ट दोस्तों, सेंटर इंट्रोड्यूसेस 50-year बॉन्ड, गवर्नमेंट स्टिक्स टू टारगेट टू बोरो 6.5 करोड़ इन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। देखिए गवर्नमेंट जो है ऑब्वियसली अपनी फंडिंग आपको पता उठाती है। गवर्नमेंट के पास काफ़ी लाइबिलिटी, इनफैक्ट हमारे जीडीपी का लगभग 60 या 70% के आसपास हमारा गवर्नमेंट का लाइबिलिटी रहता है। तो इस पर क्या है कि भाई गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम अपने बॉन्ड इशू करती रहती है, और गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड इशू करती है, ठीक है। गवर्नमेंट आज के रेट, और ये बॉन्ड काफ़ी अच्छा रहता है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अभी मान लीजिए गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करेगी उसकी काफ़ी डिमांड रहेगी, क्यों। आप देखो यील्ड अभी इतना हाई पे है, ठीक है। गवर्नमेंट के सब जगह लिस्टिंग होते जा रही है, सारे किसकी, सारे प्राइसेस सारे बॉन्ड्स की लिस्टिंग होते जा रही है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट बॉन्ड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। अभी आपको मैंने बताया था जेपी मॉर्गन ऑलरेडी लिस्ट कर चुकी है, ब्लूमबर्ग बोल रही है कि मैं लिस्ट करूंगा, और मतलब एक बचा सिर्फ फिट्सी का इंडेक्स, फिट्सी भी बोल रहे हैं कि शायद लिस्ट हो सकता है, मतलब फिट्सी ये चीज़ बोला नहीं है ऑब्वियसली, बट ब्लूमबर्ग का ये चीज़ है कि शायद लिस्ट कर सकता है। ऑब्वियसली अगर दो इतने बड़े बड़े इंडेक्सेस लिस्ट कर देंगे तो फिट्सी भी कर देगा। तो 3 बॉन्ड के इंडेक्स होते हैं, अगर तीनों इंडेक्स लिस्ट
कर देंगे तो ऑब्वियसली बॉन्ड का डिमांड बढ़ जाएगा। 40 बिलियन के आसपास बोला जा रहा है कि कैपिटल इन्फ्लो इंडिया मार्केट में आ जाएगा। खैर वो अलग बात है। बात अभी ये चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है इसलिए टाइम टू टाइम अपना बॉन्ड इशू कर रही है। एकदम से जब बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होता है ना इतने बड़े बड़े अमाउंट पे 40 बिलियन वगैरह डॉलर का अगर इन्फ्लो इन्वेस्ट होता है तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो यील्ड बढ़ जाएगा। आपको मैंने पहले बताया था। सॉरी, बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो यील्ड कम हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है एक टर्म सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, यानी कि ऐसा बॉन्ड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है, क्योंकि इसे सॉवरेन बोला जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको किस लिए यूज करेगी? फॉर द प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, फॉर द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सो दैट इज वाई इट इज नोन एज ग्रीन बॉन्ड। कल मैंने आपको ESG के बारे में भी बताया था। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट सेंटर 1 वीक फॉर अपडेट ऑन पेंडिंग हाई कोर्ट ट्रांसफर अपॉइंटमेंट। देखिए, ऑल इन ऑल आपको पता होगा कि जो हमारे जो कोर्ट के जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से होता है। बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद के मन से नहीं होता कि भाई आज चलो आज इनको अपॉइंट करना है, तो इन ये XYZ को अपॉइंट कर देंगे हम एज ए जज। नहीं, वो कैसे करती है अपॉइंटमेंट? वो अपॉइंट करती है भाई 4 लोगों का कॉलेजियम बनेगा और कॉलेजियम जिसको रिकमेंड करेगा तो प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करेगा। अब हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी डिले कर रहा है ये सब चीज़ में कि भाई जो हाई कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर नहीं रही है। तो इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई आप जो है, देखिए अब इसमें फर्स्ट जज, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस सब आएगा। ठीक है, तो इतना डिटेल में तो मैं नहीं कर सकता उसे कवर। बट आप ये चीज़ मान के चलो कि अपॉइंटमेंट ऐसे ही होता है कि भाई कोलिजियन सिस्टम अपॉइंट करता है, रिकमेंड करता है और प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करता है। तो अब क्या कर रहा है, कोलिजियम का जो डिसीजन है सेंटर मान नहीं रहा है एज इन सेंटर इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम जताया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते हो। और क्योंकि कोलिजियम जिसको अपॉइंट करता है, मतलब कोलिजियम जिसका नाम रिकमेंड करता है उसको अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगा, आप उसके अलावा किसी को नहीं ले सकते हो। और कोलिजियम किसका रहता है? 4 मेंबर्स का प्लस एक चीफ जस्टिस का। हाई कोर्ट के केस में ऑब्वियसली कोलिजियम अलग हो जाता है, तो हाई कोर्ट के जैसे चीफ जस्टिस में उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर एक स्टेट में अलग अलग मतलब एक हाई कोर्ट 2 स्टेट में, तो दोनों के गवर्नर से भी कंसल्ट किया जाए, वो अलग बात है, छोड़ो वो सब चीज़। बट अगर मान लो इसको अपॉइंट नहीं होता तो वो सेकंड जजेस केस का वायलेशन हो जाता है। तो अब इसलिए सेंटर ने बोला है कि चलो ठीक है, आप हमें 1 वीक का टाइम दो, हम लोग जो है इस पर एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ न्यू ड्रग्स ओवर रिक्रूटिंग इंडियंस। छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, बट काफ़ी जानने वाला न्यूज़ है कि हो क्या रहा है। जैसे कोई भी कंपनी जब नए ड्रग्स लेके आते हैं ना, तो उसका क्लिनिकल ट्रायल्स होता है। अब क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए तो वॉलंटियर्स चाहिए रहेंगे। तो वॉलंटियर्स जो रहते हैं उनको ऑब्वियसली कुछ पैसा भी मिलता है, कई केसेस में नहीं भी मिलता है। वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं और उन पर ड्रग्स टेस्ट किया जाता है। तो देखिए, ये ड्रग्स अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, वो लॉन्च हो सकता है कि नहीं सकता, उसी के लिए तो क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट हो रहे हैं। और अगर मान लो इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर वो बंदा ही रेस्पॉन्सिबल रहेगा, कंपनी कोई हालत में रेस्पॉन्सिबल नहीं, कंपनी एक छोटा सा अमाउंट देके साइड हो जाएगी। तो अब क्या हो रहा है, इंटरनेशनली जितने भी ड्रग्स ट्रायल हो रहे हैं ना, वो 60% वॉलंटियर्स इंडिया से जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये चीज़ हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इंडियंस को क्यों पकड़ा जाता है। ठीक है, इंडियंस का कुछ वॉलंटियर खुद से कर रहे होंगे, बट ऐसा तो नहीं कि इंडियंस पैसे के कारण कर रहे हैं ऐसा चीज़, या ड्रग्स कंपनीज इंडिया को ज़्यादा एंटाइज कर रहे हैं पैसे से, कि या ऐसा तो नहीं है, रेगुलेशन स्ट्रांग नहीं है इंडिया में इसलिए इंडियंस के लोगों को ज़्यादा रिक्रूट कर लिया जा रहा है। तो वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों आज का लास्ट न्यूज़ ही है, नेट कंपनीज पैनिक, वांट क्लैरिटी ऑन डेटा रूल्स, सीक मोर टाइम। देखिए, जो भी कंपनीज है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, जैसे गूगल हो गया, मेटा हो गया, ये लोग को अब डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, और इनको रूल्स इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने 6 महीने का टाइम दिया, वो भी उन रूल्स का जो कि इमीडिएटली इंप्लीमेंट नहीं होगा। अगर आपसे गवर्नमेंट को लगता है कि ये चीज़ इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो जाएगा तो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट करोगे। और यही टाइमलाइन अगर बाकी कंट्रीज़ का देखा जाए तो जैसे सऊदी अरेबिया में अगर आप बोलोगे, सॉरी UAE में अगर आप बोलोगे तो वो, सॉरी अगेन सऊदी अरेबिया में अगर आप बोलोगे तो 720 डेज़ का था। और
दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो कि यूरोपियन यूनियन का है, उसको भी इससे ज़्यादा टाइम दिया गया था भाई। तो कंपनीज बोले कि थोड़ा सा आप हमें थोड़ा लीनियंट करो। गवर्नमेंट बोलता है नहीं, लीनियंट से कुछ नहीं, बहुत मज़े कर लिए तुम लोग डेटा से हमारे सिटीजन्स का, तुम जल्दी जल्दी इसे इम्प्लीमेंट करो। और इस चीज़ के लिए कंपनी जो है थोड़ा पैनिक करिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों।